हाँ, एंड वन बाय वन हर स्टूडेंट को उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका दीजिए, राइट, टिल अदर्स ज्वाइन बाय 10:30, राइट. लेट स्टूडेंट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड अगर उनका एम डिसाइडेड है तो लेट देम टॉक ऑन दैट. Yes, yes. Okay. You can So go one one by by one we one. can start. One by one we can start. ठीक है. समृद्धि झागड़े. You can unmute yourself और आप आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हो. अगर आपका गोल भी क्लियर है तो आप ये भी बता सकते हो कि what exactly which exam are you preparing for or planning to prepare for. CET. Okay समृद्धि. कहाँ से हैं आप? कल्याण. Okay. Thank Very you so good. much. Yeah. You can mute yourself now. अब जैसे समृद्धि ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया वैसे आप भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज जयश्री श्रीवास्तव. हेलो. यस. हाँ सर, मैं औरंगाबाद से ही हूँ जी. और मेरी बेटी डीएफसी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है. ओके. हाँ, तो उसका एम है एस्ट्रोनॉट. अच्छा. ओके. Okay. ठीक है. हेलो सर. यस पार्थ, गुड मॉर्निंग. हाँ. बोलिए पार्थ. आप कहाँ से हो बेटा पार्थ? हेलो. माय एम इज टू डू. आई एम पार्थ लोहिया. हेलो. हाँ, बोलिए पार्थ. आई एम पार्थ लोहिया फ्रॉम कल्याण. माय Okay. एम इज टू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग Okay, by very doing. good. Okay. Yes. A71. Please rename yourself and introduce. हेलो. A71. यस. आपका नाम क्या है? आदित्य अतुल गौरी. ओके आदित्य, मैं आपको रीनेम. कहाँ से हो आदित्य आप? नासिक से. नासिक से. और क्या करना चाहते हो आदित्य आप? मैं 11th साइंस लेना चाहता हूँ. हाँ बराबर है, लेकिन आपका कुछ एम डिसाइडेड है क्या? साइंस में क्या करोगे? हाँ, एमबीबीएस करना चाहता हूँ मैं. नीट Very करना चाहता हूँ. नीट का प्रिपरेशन. ठीक है आदित्य. ओके आदित्य. हाँ. आस्था. यस सर. हेलो आस्था, गुड मॉर्निंग. आस्था, क्या करना चाहते हैं आप? सर मुझे डिफेंस में करियर करना है. एनडीए करना है आपको. वेरी गुड. कहाँ से हो आस्था आप? सर मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ. ओके आस्था. आस्था, इवनिंग में भी जो एक सेशन रहेगा 6 to 7 आप वो भी अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे डिफेंस सर्विसेज या यूपीएससी रिलेटेड जो एग्जाम्स रहेंगे उसके बारे में भी और इन डेप्थ जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो वहाँ पे भी आएगी. यहाँ पे आप मैथ्स के लिए यू कैन बी देयर. आप 11th 12th में अगर साइंस लेने वाले हो तो पीसीएम या पीसीएमबी के हिसाब से यू कैन बी इन द सेशन. यस श्योर सर. वाघ आदित्य. हाँ सर. हाँ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप कहाँ से हो? औरंगाबाद महाराष्ट्र. अच्छा, 10th कौन से स्कूल से किया आपने? संस्कार माध्यमिक विद्यालय. अच्छा. क्या करना चाहते हो आदित्य आप? इंजीनियरिंग. ठीक है, बट इंजीनियरिंग सीईटी के थ्रू करना है बेटा कि जेडबलई का प्रिपरेशन के थ्रू करना है? जेडबलई प्रिपरेशन. ठीक है. आप 8th और 9th में डीएफसी में थे ना? 9th में था सर. ओके. पायल हंडे. यस सर. क्या, कहाँ से हो बेटा आप? सर आई एम फ्रॉम जालना. क्या करना चाहते हो आप पायल? 11th 12th में कौन से कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो?
सर मुझे एमबीबीएस करना है। नीट का प्रिपरेशन करना है, हाँ। ठीक है पायल, ठीक है, ओके पायल। सचिन वैद्य, सचिन वैद्य, हेलो सर, दीपाली वैद्य बात कर रही हूँ नमस्ते मैम, बोलिए ना मैम। सर. मराठीत बोललं तर चालेल का? चालेल हाँ, चालेल चालेल बोला. चालेल चालेल. हा. सर ऍक्च्युली माझी मुलगी पण डीएफसी मध्ये होती 9वीला. बरं. मला थोडं केबीपीआय साठीचं गायडन्स हवं होतं सर. ओके ओके, मिळेल, गायडन्स मिळेल, काळजी करू नका. ऍक्च्युली त्या पद्धतीने तयारी म्हणजे ऍक्च्युली अगदी बेसिक पासून मला थोडी माहिती हवी होती. म्हणजे तुम्ही आता सांगू शकाल तरी चालेल किंवा मी नंतरही तुम्हाला काही कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकेल तरी पण. नाही, 10:30 वाजता आपली मीटिंग सुरू होईल ना, ओके. बिलकुल त्याच्यामध्ये केव्हीपीवाय ची माहिती मिळेल तुम्हाला आताच, काही काळजी करू नका. या ओके. सेशनलाच तुम्ही असा. ओके, बरं बरं, चालेल सर. पुरुषोत्तम जाधव, यस सर. कहाँ से हो आप बेटा? सर टेम्बूरनी, जालना डिस्ट्रिक्ट. ओके, क्या करना चाहते हो आप? नीट का प्रिपरेशन सर. ओके पुरुषोत्तम. कुठल्या स्कूल मध्ये होता तू? श्रीमती जमनाबाई बाळाराम काबरा विद्यालय टेम्बूरनी सर. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे. सिद्धांत इंगोले. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सिद्धांत. Sir, my aim is to become a pilot. ओके सिद्धांत. और आप कहाँ से हो सिद्धांत? औरंगाबाद से. ओके सिद्धांत. सिद्धि पाठक. Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सिद्धि. I am from Mumbai, Maharashtra. ओके, काय में करियर करना चाहते हो आप सिद्धि? Not yet clearly decided what I have to do after 11-12 science. ओके, तो यू विल बी ऑप्टिंग सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. Yes. ओके सिद्धि. I once again request all of you कि you please message us in a chat box your name, contact number, and as Siddhi said right now that she has not yet decided, right? So if it is not decided, write that way that I have not decided, because we will be helping you out in personal counseling session and we will try to clear your confusion. Okay, not yet decided means you may have 2-3 options in your mind, so we'll help you to finalize the options also if required. Okay, so I'll request all of you to just send details about yourself, your aims, and if you have 2-3 different aims in your mind, right, please pass on the message. We'll try to clear everything in this 1 hour session, and if it is not possible, we'll separately contact you and make everybody feel comfortable. And as promised yesterday in our webinar, we will help each and every student to reach to the desired success. Okay, so you may start sending in chat box. Prem sir, please start. Yes, sir. Okay. Okay. So, very good morning everyone, dear students and parents. So ये जो कल का जो आपका सेशन था जो श्री काबरा सर ने लिया था, तो इट वाज एन ओरिएंटेशन सेशन, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि आपको क्या प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है, चाहे आप करियर साइंस में करें, कॉमर्स में करें या आर्ट्स में करें. ठीक है, आज के जो सेशन है, इस सेशन में हम इन डेप्थ बात करने वाले हैं. अगर आपको साइंस में करियर करना है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, सीईटी, नीट, केवीपीवाई, रिसर्च में आपको जाना है, एनडीए के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, तो बेसिक जो कंपोनेंट्स आपको लगेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इनके बारे में हम थोड़ी सी इन डेप्थ चर्चा करने की कोशिश करेंगे. हमारे साथ यहाँ पर है श्री काबरा सर, जो कि डायरेक्टर भी है डीएफसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, एंड दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर सिंस 2006.
तो ही इज लीडिंग ऑन दैट फ्रंट, और एजुकेशन को, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को स्पेशली बहुत ही अच्छे लेवल पे सर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव विद अस द वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर मोतिंगे सर, ठीक है, जिन्हें लगभग 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो ये आपको बायोलॉजी के फ्रंट पे भी गाइडेंस देंगे। देन वी हैव विद अस निखिल सर, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन फिजिक्स, ठीक है। वी हैव विद अस विकास सर, विकास सर इज एन IIT बॉम्बे से पास आउट है, और ही विल बी टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स है उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज वगैरह वो आपको बताएंगे। मैथ्स के लिए हमारे पास है चेतन सर, चेतन ललवानी सर एंड श्रीकांत सर, ठीक है, वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, ओके। एंड सो बस बिफोर वी बिगिन कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आप सबको पास ऑन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये मुझे कहना है कि प्लीज आपका जो नाम है वो थोड़ा सा आप वहाँ पे मेंशन प्रॉपरली कर लीजिए। आपका जो पार्टिसिपेंट्स वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो नाम है, जिस डिवाइस से आपने लॉगिन किया है, या जो आपका नाम है इस मीटिंग में, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। इफ इट इज नॉट योर फुल नेम, आप वहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके, ठीक है, अपने आप को रीनेम कर सकते हैं आपका नाम और सरनेम के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक और फीचर है जूम में, मीटिंग के दौरान अगर आपको किसी भी फैकल्टी से इंटरैक्ट करना होगा, आपके क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो जो आपका होम स्क्रीन रहेगा जूम ऐप का, वहां पे बॉटम राइट में एक 3 आपको डॉट्स दिखाई देंगे, मोर वाला सेक्शन जिसे हम कहते हैं। उस 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक रेज हैंड का फीचर है, तो आपको अगर हाथ रेज करना है तो यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन यू कैन प्रोसीड बाय आस्किंग योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछने के लिए आपको एक और फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा, दैट इज योर ऑडियो। तो जूम के होम स्क्रीन पर आपको बॉटम लेफ्ट में एक ज्वाइन ऑडियो करके एक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ज्वाइन ऑडियो पे प्रेस करके डायल ओवर इंटरनेट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि मीटिंग के दौरान बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को म्यूट ही रखिए, और आपका वीडियो भी जो है वो ऑफ ही रहने दीजिए, ताकि डेटा भी आपका सेव हो और किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना आए मीटिंग के दौरान। जस्ट इन केस आपको कुछ पूछना है, तब उस वक्त आप अपने आप को अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस आई थिंक वी आर गुड टू गो। आई थिंक सिद्धि आप आपका माइक एक्टिवेट कर लीजिए। बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी अपने आप को रीनेम कर लिया है, सो वेरी गुड। कोमल, हिमांशु, अगर आप आपका पूरा नाम मेंशन कर देते हैं। साक्षी, इफ यू कैन मेंशन योर सरनेम्स आल्सो, सो इट वुड बी रियली नाइस। ओके, so with this I hand over the session to विकास सर। वो आपको आगे की डिटेल्स जो है IIT और नीट की, उसके बारे में आपको गाइडलाइन स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। So good morning everyone. जैसा कि सर ने बोला, I will be discussing about chemistry. Okay, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। Myself विकास कुमार. I completed my masters from IIT Bombay and also I awarded undergraduate research award in chemistry. Okay, so और काफी लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग में, more than 5 years से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और DFC से भी काफी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, काफी लोग इंट्रोडक्शन दे रहे थे और अपना एम क्लियर कर रहे थे कि व्हाट विल बी आवर फाइनल ऑब्जेक्टिव एम। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए, अभी सब लोग, जो लोग भी स्टूडेंट्स है, इनफैक्ट जो पेरेंट्स है, वो अपने डॉटर सन के बारे में सोच रहे हैं। सब लोग 10th में है, और 10th में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द कैरियर। काफी डिफिकल्ट होता है। अभी मैं नहीं बोल सकता कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मैं पायलट बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा। इसका मैं एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता, आप भी सुने होंगे। मैं अगेन, जैसा कि मैं IIT बॉम्बे से हूँ, मैं वहाँ पे जो मैंने देखा आपको बताता, थोड़ा सा सिनारियो बताता। आपने भी सुना होगा, जब लोग IIT में जाते हैं तो वहाँ के बाद जब इन होते हैं, सब लोग का एम होता है मैक्सिमम का मैं इंजीनियर बनूंगा। बट जब आउट आप देख लीजिए, आप एक बार कभी भी डाटा एनालाइज कीजिए, आउट में मिनिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे।
ओके, कुछ लोग बैंक्स में चले जाते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जाते हैं, कुछ लोग आगे की पढ़ाई साइंटिस्ट के लिए जाते हैं। तो 10 काफी मुश्किल होता है कि अपने को, हाँ बहुत कम लोग हैं जो हेलो तो काफी कम लोग होते हैं जिनका फर्म डिटर्मिनेशन होता है कि मैं ये बन जाऊंगा। तो मेजरली अराउंड 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है, जो लोग कंफ्यूज्ड है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो लोग कंफ्यूज्ड है आप एक ही चीज कोशिश कीजिए कि एक अच्छा जगह जाने की कोशिश कीजिए, एक अच्छे कॉलेज, दैट मे नॉट बी आईआईटी। आईआईटी ऐसा जरूरी है कि आईआईटी एक अच्छा कॉलेज है, कोई भी अच्छा कॉलेज इंडिया से आप सिलेक्ट कीजिए, वहां पे जाइए और उसके आगे आप फिर अपना कैरियर परस्यू कर सकते हो। ओके, तो ये तो बेसिक आइडिया दिया। अब जहां तक एग्जाम्स की बात है, तो मैं यहाँ पे जनरली आपको नीट, आईआईटी और थोड़ी बहुत सीईटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता मैं। देखो, ये नीट और आईआईटी की बात किया जाए तो अपने लेवल पे दोनों काफी डिफिकल्ट एग्जाम है। आपके नॉलेज के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आईआईटी से ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोई भी एग्जाम नहीं है आईआईटी से ज्यादा डिफिकल्ट। मेडिकल जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि मेडिकल इजी होता है, ये एक्चुअली इजी, एग्जाम देना इजी है, बट वहाँ पे कंपटीशन इतना डिफिकल्ट है कि आईआईटी को ऑलमोस्ट पैरेलल ही आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीट्स नहीं है ज्यादा। काफी कम लोग को एमबीबीएस करने का मौका मिलता है, बिकॉज जो लोग अभी से मेडिकल डिसाइडेड होते हैं उसमें से 80-90% ऐसे लोग होते हैं जिनका एम एमबीबीएस होता है। कोई नहीं चाहता कि अभी से 10th में कोई नहीं सोचता मैं वेटनरी करूंगा या कुछ और ऑर्थोपेडिक किसी और फॉर्म में जाऊंगा, मैं होम्योपैथी, कोई नहीं सोचता। सब लोग क्या सोचते हैं, मुझे एमबीबीएस करना है। तो एमबीबीएस करने की सीट काफी कम होती है, इसलिए ये एग्जाम भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों अपने लेवल पे बहुत बड़ी एग्जाम है, आप इसको लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका सिंपल एक एग्जांपल है कि जब आप 10th में आए थे तो आपको किसी ने नहीं बोला था कि आप सेमिनार में पार्टिसिपेट करो, इधर जाओ उधर जाओ, तो किसी ने नहीं बोला था। और जब आप 11th में आ रहे हो तो आप हर जगह सुन रहे हो, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या हर कोई सेमिनार लेता है कि 11th में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आगे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए 11th। तो ये आपको इंडिकेशन है कि ये दोनों या तीसरा सीईटी भी कितना डिफिकल्ट एग्जाम है। ओके, तो सबसे पहले मैं नीट के बारे में आपको बताता। नीट का अगर आप पेपर देखोगे, टोटल 720 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, उसमें से 180 केमिस्ट्री, 180 फिजिक्स एंड 360 इज बायोलॉजी। तो काफी ज्यादा अमाउंट बायो कवर करता है। तो सबसे पहले तो आपको काफी, मतलब जो स्कोरिंग वाला पार्ट है 360 दैट इज बायोलॉजी, उस वाले पार्ट पे आपको काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मोतिंगे सर शेयर करेंगे, बट ऐसा थोड़ा बहुत कि अगर आप एनसीईआरटी से स्ट्रिक्ट हो तो काफी आपके लिए इजी होता है। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री, अब मैं इसको थोड़ा सा बताता आपको। अब केमिस्ट्री का आपको सिर्फ एक आइडिया देता मैं आपको, केमिस्ट्री 10th तक की केमिस्ट्री और अभी तक की केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। 10th तक या 10th की बात करें तो सब लोग ने 5 चैप्टर्स कवर किया होगा केमिस्ट्री में, ओनली 5 चैप्टर्स। और वहाँ पे एक बुक है जिसमें कि ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री से है, वहाँ पे फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। जब आप 11th में आते हो तो 11th में देयर आर टोटल 11th 12th मिला के देयर आर टोटल 30 चैप्टर्स। आप देखो 6 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। सिर्फ ये चैप्टर्स का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ है, अगर आप इसका वॉल्यूम देखो तो वहाँ पे 5 यूनिट है जो कि एक ही बुक में कवर किए जाते हैं। 11th 12th में देयर आर 4 बुक्स और 4 बुक्स में ये टोटल 30 चैप्टर्स आते हैं। और जब कोचिंग में जाओगे तो इसी 30 चैप्टर्स को लोग 38 चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो आपको नियरली 40 चैप्टर्स ऑलमोस्ट आपको तैयारी करनी है। ये बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि हर चीज आपके लिए नया होगा। और केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब 10th तक हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, अपना काफी एम होता है कि जो कुछ लिखा हुआ है ना उसको बाय हार्ट कर ले, जो कुछ लिखा हुआ है उसको बाय हार्ट कर ले। अगर यही स्ट्रैटेजी से अगर आप आगे मूव करते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है केमिस्ट्री, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि ये जो 30 चैप्टर्स है और इतने बल्क है, सब वॉल्यूम और क्वांटिटी काफी, सब कुछ आप याद नहीं रख सकते। यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ता है।
और स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए ही आप अगर देखोगे जब भी कोचिंग क्लासेस में जाओगे, यहाँ पे आओगे डीएफसी में, हम लोग फर्स्ट डे से ही इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपने अगर पहले ज्यादा फाउंडेशन नहीं भी किया होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्योंकि बेसिक से जरूर स्टार्ट होता, बट आप 4-5 दिन में देखोगे, 4-5 दिन में काफी ऊपर हम लोग चले जाते हैं। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, दूसरा चैप्टर्स में आते हैं, तो ये जस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको कि लोग पहला चैप्टर भूल ही जाते हैं, फिर दूसरा चैप्टर्स में, तीसरा चैप्टर्स में गए तो पहला तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वहां पे स्ट्रेटजी ऐसा होता है कि हम लोग को हर वीक टेस्ट देना होता है। पहली बात तो जो डीएफसी बहुत अच्छे से करती है, हर वीक कोई ना कोई टेस्ट जरूर होता है, और उस टेस्ट में अगर देखोगे पीरियोडिक होता है, अलग टेस्ट चेंज होते रहते हैं। ओके, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे। तो मतलब अपना जजमेंट बहुत जरूरी होता है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, क्या वो टॉपिक आपका परफेक्ट है या नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री पढ़ने का यही है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, और नीट की तैयारी में अगर आप एनसीईआरटी, अगेन आई रिपीट, बिकॉज नीट एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, अगर आप एनसीईआरटी से अटैच्ड हो पूरा 2 साल, तो आपके लिए काफी इजी होगा नीट को क्रैक करना। जहां तक 180 मार्क्स की बात है, 180 मार्क्स में से आपको 150 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। अगर आप एनसीईआरटी टू द पॉइंट पूरा अगर फॉलो कर लो एनसीईआरटी को, तो आपको 180 में से 180 लाने में कोई नहीं रोक सकता है। और इसका स्ट्रेटजी मैं बताता, बहुत सिंपल है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन रिवाइज कर लेना है, और अगर क्वेश्चन क्लास टीचर होमवर्क असाइन करता है उसी दिन होमवर्क कर लेना है अपने को, कुछ भी पेंडिंग। सबसे बड़ा जो गलती लोग करते हैं, स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा, बीच में उनको डिफिकल्टी आने लगी, वो बोलते ठीक है बाद में करेंगे। यही जो आपको होता है ना, जो बाद में करेंगे, वो बाद 2 साल में कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला, वी हैव अराउंड 40 चैप्टर्स, और हर का हर मंथ, हर टाइम डिवोट हो चुका है कि आप इस मंथ में इस चैप्टर की तैयारी करोगे। कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेंगे, ना टाइम मिलेंगे, ना आपको डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे कि नहीं। तो ये सबसे जो गलती होती है लोगों को, जो भूल जाते हैं कि नहीं ये चैप्टर उसको बाद में होगा, कभी नहीं बाद में होगा। जिस दिन पढ़ाया गया है उसी दिन या तो उसी वीक, बाद में कभी नहीं आता है। अगर आप पाइल अप करते जाओगे चीजों को, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके पास इतने चीजें एक साथ हो जाएंगे, आपको करना काफी डिफिकल्ट हो रहा। सबसे तो यही मैं बताया जो सबसे बड़ा गलती करते। तो नीट में बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, 180 का केमिस्ट्री का पेपर होता है, अपने को 150 लाना है, और 150 लाने के लिए एनसीईआरटी और अपने कोचिंग क्लास पे आप अगर पूरा विश्वास करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी पढ़ाया है बहुत सारे लोग को, और इसके पास पहुंच चुके बहुत सारे लोग, ज्यादा भी आया है। तो मतलब आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, और डीएफसी का जो डिजाइन सिलेबस है काफी अच्छे से बनाया गया है, और प्लस डीएफसी का टेस्ट पैटर्न अगर फॉलो करते हो, तो आपके लिए 150 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर इधर 150 आ गया तो आपको, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा बोला जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट इसके साथ साथ लोग गलत फहमी क्या कर लेते हैं कि इजी है, स्कोरिंग है, बट दिस इज नॉट इजी। ये चीज आप दिमाग में बैठा लेना जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, ये स्कोरिंग तो है बट इजी नहीं है। और इजी नहीं होने के कारण ही आपको फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छे से, अब कुछ लोग गलती क्या करते कि जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट अपने को लगता है नहीं यार ये तो अपने को आता है, मैंने बहुत पढ़ा है, बट बहुत पढ़ा। आप देखिए एग्जाम में एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है। आप एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपने वो जिस टाइम पे सोचा कि मुझे बहुत आता है मैं स्किप कर देता हूँ, आपने वो 1 घंटा स्किप किया, और वो 1 घंटा स्किप किया, मान लीजिए एग्जाम में वही 1 घंटे से क्वेश्चन आ गया, तो आपके लिए तो पूरा चैप्टर ही 0 हो गया। ओके, तो अपने को पूरा साल 2 साल आपको काफी फॉर्म रहना पड़ता है, तब जाके होता है। तो ये नीट के बारे में बेसिक आइडिया है, और ये तो सिर्फ थोड़ा सा आपको मैं बोला कि आपको डर लग रहा हो, बट एक और एडवांटेज बताता मैं, क्योंकि नीट जो क्वेश्चन प्रिपेयर करती है सीबीएसई द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और सीबीएसई अभी तक का जो भी आप
पिछले 30 साल 32 साल का देखोगे, कभी भी एनसीईआरटी से बाहर एक दो क्वेश्चन को हटा दो, हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता, बट एक दो क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते। मान लीजिए कि अपने को टोटल 45 में से 44 ही क्वेश्चन करने, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन तो कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा गया है। और एनसीईआरटी से अगर बाहर नहीं पूछा गया है तो अगर अपना पूरा बाइबल ले ले कि एनसीईआरटी इज आवर बाइबल फॉर 11 एंड 12, पूरा अपने को इसी पे फोकस करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट में 150 और फाइनली एक अच्छा सीट लेने के लिए एमबीबीएस कॉलेज में जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं आईआईटी की, बात करते हैं तो देखो आईआईटी नीट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन का लेवल इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आईआईटी में अगर आपको पता हो दो स्टेज आपको क्रॉस करना होता है। अगर जेई आईआईटी में एडमिशन लेना है तो पहला स्टेज होता है जो कि जिसको हम लोग जेई मेंस, जिसको आप बोल लीजिए कि जेई मेंस, उसमें एक स्कोर अटेंड करना होता है। अगर वो स्कोर अटेंड किए तो आप फिर जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये दो स्टेज है, जेई मेंस जिससे कि अपने को एनआईटी मिलता है, एनआईटी भी काफी अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 40 एनआईटीज है, काफी अच्छे एनआईटीज है, आप एनआईटी भी प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है कि अगर वो एग्जाम आप दे लेते हो तो नेक्स्ट लेवल आप जाते हो, उसमें आपको एडवांस का पेपर देना होता है और एडवांस में अगर अच्छा स्कोर आता है, आपका रैंक आता है तो आप एलिजिबल होते हो। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के हिसाब से 10,000 लोग, मतलब इससे ज्यादा भी आते हैं बट अच्छे सीट 10,000 तक को थोड़ा बहुत एवरेज लेवल का सीट अपने को मिल जाता है। तो अगर आप देखोगे आईआईटी में जाने वाले लोग की बात करें तो देयर आर टोटल 15 लाख रफली, हर साल वेरी करता है, और उसमें से फाइनली 10,000, तो ये रफली 1% से भी ये है। तो इस लेवल से एग्जाम काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और डिफिकल्ट हो जाता है तो अगर जेई मेंस की बात करते हैं, हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो पहले जेई मेंस में 30 क्वेश्चंस आते थे और 360 का पेपर्स होता था टोटल मिला के। अब ये 300 का पेपर्स हो रहा है लास्ट ईयर से और उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस है। तो एक चीज जान लीजिए कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात होती है कि उसका जो क्वेश्चन का टफनेस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो लास्ट ईयर जो जेई मेंस वालों ने किया था कि 20 एमसीक्यूज डाला था और 5 इंटीजर टाइप डाला था। इंटीजर टाइप एडवांस का पैटर्न का होता है, तो वो जो तो ऑब्वियसली जब 30 से 25 पे आया तो काफी मुश्किल क्वेश्चन अब डालेंगे आईआईटी वाले। इसके लिए भी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होता है कि जो कुछ भी आपको कोचिंग में सिखाया जा रहा है, आई रिपीट, जो कुछ भी कोचिंग में सिखाया जा रहा है प्लस एनसीईआरटी, इस दो को आपने 2 साल विश्वास करके चला कि नहीं अपने लिए ये है, तो आप जेई मेंस में जो 300 का पेपर्स होता है, 300 में अगर 100 केमिस्ट्री की बात बोले तो 100 में से अगेन 85 तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप हर साल का पेपर एनालाइज कर लेना, आप ये नहीं कर सकते हो। जो एक्सपर्ट है जो एनालाइज करते हैं उनका एक बार सुनिए क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, और पूरा काउंट अगर आप देखोगे ना तो 80 to 85 तो अपने को ऐसा आ ही जाता है कि अपने को मिल ही जाएंगे। अब फिर भी लोगों को नहीं आते, ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि आते नहीं है इतने मार्क्स। इसका रीजन यही है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो ही जो मैंने नीट में आपको बताया कि कब किस टॉपिक को पढ़ना अपने को। अगर हो गया मान लो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा और बोला कि नहीं बाद में पढ़ेंगे, तो बात कभी भी नहीं आता। और वही बाद में पढ़ने के लिए आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको जरूर लगेगा कि अभी आ रहा है, बिकॉज फाइनल एग्जाम में सभी चैप्टर्स एक साथ आते हैं, और सभी चैप्टर्स जब एक साथ आते हैं तो ये काफी डिफिकल्ट होता है कि ये चीज अपने कब पढ़ा था, याद है कि नहीं। और तो यहाँ पे इस चीज को समाप्त करने के लिए जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो वो बेसिक केमिस्ट्री में जैसे भी है फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, मतलब उनको डिफिकल्ट जाता है ऐसा। फिजिकल बिकॉज मैथ बैकग्राउंड से होते तो जनरली थोड़ा इजी जाता है उनको, और इनऑर्गेनिक थोड़ा मेमोरी बेस्ड होता है, तो जो फंसने की काम होती है ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक का तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होता है कि जो पढ़ाया गया है हर वीक पूरा चीज को फिर से रिवाइज करो, पूरे चीज को फिर से, ये हर वीक आपको करना है। हर वीक करोगे तो ही जाके जो फाइनल मार्च में जो एग्जाम अप्रैल में जाके एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे कर पाओगे, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट होगा। तो मेंस में भी बहुत सिंपल है, अगर आप ट्राई करोगे स्कोरिंग, अगेन एक ही वर्ड बोलूंगा, स्कोरिंग बट नॉट इजी। ये चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री इज स्कोरिंग बट नॉट इजी।
ये चीज। अब एडवांस और मेंस में क्या डिफरेंस होता है? एडवांस की अगर आप बात करो, जो लोग यहाँ पे काफी कम लोग ऐसे एडवांस, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बट एडवांस की अगर आप बात करते हो क्रैक करना, उसका सिलेबस भी एनसीईआरटी आईआईटी वाले क्या बोलते हैं, दैट इज एनसीईआरटी बुक। ये उन्होंने बोल दिया है कि दिस इज द एनसीईआरटी बुक विद द सिलेबस। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, आपने अगर पढ़ा होगा अभी तक एनसीईआरटी बुक में देखो एक लाइन में कभी कभी ऐसा कुछ लिख देता है कि उसको पढ़ने के लिए अपने को 2-3 रेफरेंस बुक लग जाते हैं। ये बहुत जगह ऐसा होता है, आप आगे भी जाओगे। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था, वहां पे भी मैंने देखा था, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे उनके कमरे में एनसीईआरटी की बुक थी। ओके, तो इतना इजी नहीं होता है। तो आईआईटी वाले का जो क्वेश्चन होता है, जेई मेंस वाले लाइन पे क्वेश्चन पूछते हैं और आईआईटी वाले इन बिटवीन लाइंस क्वेश्चन पूछते हैं। यही चीज ध्यान रखो, आईआईटी वाले लाइन पे क्वेश्चन पूछते हैं और एडवांस वाले, जेई मेंस वाले लाइन पे, और एडवांस वाले इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछते हैं। और इन बिटवीन द लाइंस का जवाब देने के लिए अपने को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, आजू बाजू जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ना पड़ता है आपको, उसकी थ्योरी कैसे आया, इसका एप्लीकेशन क्या है। जनरली आईआईटी में एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट पे काफी फोकस करना पड़ता है। और ये भी पहले ही बता दूं, जरूर डिफिकल्ट लग रहा है बट लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे। आप आईआईटी में केमिस्ट्री का भी मार्क्स अगर देखोगे तो काफी अच्छे आते हैं लोग, कभी कभी तो ऑलमोस्ट मोर देन 90% स्कोर करते हैं, और आप भी कर सकते हो। तो ज्यादा डिटेल तो आप एडवांस के ज्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, ज्यादा डिटेल आप यहाँ पे जुड़ जाइए डीएफसी से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी केमिस्ट्री के बारे में। और ये एक चीज मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको कि आप अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको 2 साल बाद बहुत मजा आएगा कि यस, केमिस्ट्री जैसा मैंने सोचा तो ऐसा नहीं है, काफी इजी हो चुका है और स्कोरिंग भी है, सब लोग अच्छे स्कोर कर दो। ओके, थैंक यू। आई विल पास ऑन टू द निखिल सर नाउ। Okay, thank you so much, विकास सर। But before we proceed ahead, मैं बस कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाम अपना अभी तक क्लियरली लिखा नहीं है, फॉर एग्जांपल एडी या फिर वीडब्ल्यू, है ना। कोमल, आप भी आपका सर जिनकी डिवाइस का नाम आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि आप अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपका डिवाइस का नाम आ रहा होगा, तो मेरी एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप आपके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में चले जाइए। सबसे टॉप पे आपको आपका नाम दिखेगा और उसके बाद आपको बस उस पर लॉन्ग प्रेस जब आप करोगे तब आप रीनेम कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। तो बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, एंड मूविंग अहेड, जैसे कि विकास सर ने आपको नीट और आईआईटी के बारे में बताया, बिफोर वी गो टू निखिल सर, एक बार हम लोग जो सीईटी और आर्किटेक्चर का भी जो ओवरव्यू है वो चेतन सर से ले लेते हैं, एंड देन सब्जेक्ट वाइज जब हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे तब निखिल सर से बात करेंगे जो कि फिजिक्स के बारे में बताएंगे, और फिर मोतिंगे सर के पास भी जाएंगे जो कि बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। ओके, सो मैं पास करना चाहूंगा अभी चेतन सर को। सो चेतन सर, ओवर टू यू। Yes, sir. Very good morning, all of you. Myself, Chetan Lalwani. I am teaching mathematics from last 11 years at DFC. मैं आपको सीईटी और आर्किटेक्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करूंगा। पहले मैं सीईटी के बारे में बात करता हूँ। सीईटी का एग्जाम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए कंडक्ट करती है, दैट इज आफ्टर 12th। सब्जेक्ट्स होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। पेपर का जो टोटल होता है दैट इज 200 मार्क्स, 50 मार्क्स फिजिक्स, 50 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स मैथमेटिक्स। मेजर सिलेबस सीईटी का 12th बेस्ड होता है। जो लोग सीईटी के लिए प्रिपरेशन करना है उनको स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना होता है। पहले 2 साल पहले तक सिर्फ 12th के सिलेबस पे सीईटी का एग्जाम कंडक्ट होता था, बट 2 साल बाद, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर से उन लोगों ने एक चेंज किया है। अब उन्होंने 11th का सिलेबस भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। 11th के सिलेबस में जो जो पार्ट इंक्लूड होते हैं वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किए हैं, और 12th के बेस पे एग्जाम सीईटी की कंडक्ट होती है। पहले बहुत से लोग ऐसे रहते थे जो 12th में ही क्लासेस ज्वाइन करते थे, 11th में नहीं करते थे। बट मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, 12th का चाहे फिजिक्स का सिलेबस हो, चाहे केमिस्ट्री का सिलेबस हो, चाहे मैथ्स का सिलेबस हो,
लेकिन सारे 11th के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली रिलेट होते हैं 12th से। अगर आपने 11th में ठीक से पढ़ाई की नहीं होगी मान लो, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए 12th वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए 12th समझना। हाँ, शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लर्न कर ले सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह, रट ले, बट मैं आपको बताता हूँ उसका मेजरली कुछ फायदा नहीं होता है सीईटी में। अगर आप 11th अच्छे से पढ़ते हो, इवन दो वो एग्जाम्स में अगर आप टॉपिक के नाम से देखो तो शायद सिलेबस में नहीं है सीईटी के, बट 12th के टॉपिक में उसके कॉन्सेप्ट्स यूज आएंगे। तो अगर 11th में पढ़ा हुआ रहेगा तो ही 12th में काम आएगा। एक एग्जाम्पल के लिए टॉपिक आपको बताता हूँ, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सीईटी के सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको बता दूं 12th के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नहीं हो सकता। अब आप देखो तो सिलेबस में तो नहीं है, बट आप देखो तो सिलेबस में है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 11th बहुत अच्छे से पढ़ो, तभी आपको 12th अच्छे से समझ में आएगा। इवन दो इट्स अ सीईटी एग्जाम, सेम टाइम आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो जेई पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे मैथ्स में, अपने लिए 11th और 12th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे अभी आपको आईआईटी का गाइडेंस भी मिलेगा मैथ्स का, श्रीकांत सर देंगे आपको भी, तब आप सुनिएगा। मतलब आर्किटेक्चर के बच्चों को तो हम फर्स्ट डे से ही मैथ्स का मेंस का लेवल ही पढ़ाते हैं, उनको हम सीईटी लेवल पे नहीं पढ़ाते, क्योंकि जेई पेपर 2 जो अपने लिए सेंटर मतलब कंडक्ट करता है वो 11th 12th का सिलेबस होता है। जो मेंस का पेपर 1 का सिलेबस है वही पेपर 2 का सिलेबस है। ओके, तो सीईटी वाले स्टूडेंट्स ये कभी मत सोचना कि 11th इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैंने आपको समझाया भी क्यों। अब मैं प्रिपरेशन की बात करता हूँ सीईटी के लिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो मैथ्स की बात करता हूँ, तो सीईटी के मैथ्स के प्रिपरेशन में देखिए आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है स्टेट बोर्ड की 11th 12th की, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर करती है। इट्स अ वेरी बिग बुक। तो अगर आप पहले तो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, और उसके बाद सीईटी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो है टाइमिंग का। सीईटी में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स के कुछ 72 सेकेंड्स मिलते हैं। तो जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ रहेगा, पहले तो टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट कंडक्ट करने वाला है पेपर। और उसके बाद जो एमसीक्यूज की डिटेल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेगा। आफ्टर एवरी टॉपिक डीएफसी में हम लोग बहुत कराते हैं प्रैक्टिस। आफ्टर एवरी टॉपिक एक 200 एमसीक्यूज तो हमारे साइड से हम देते हैं। उसके बाद हम एक बुक सजेस्ट करते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जो लोग वो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, क्योंकि स्पीड एट सीईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में मैं आपको बताऊं मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं। मेंस का भी आपको और डिस्कशन श्रीकांत सर बताएंगे, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो 30 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 आवर का टाइम है। 1 hour is for physics, 1 hour is for chemistry and 1 hour is for maths. 30 क्वेश्चंस के लिए 1 hour का टाइम है, मतलब अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करते हो तो करीब करीब 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। ओ सॉरी 2 मिनट। बट मैं आपको बताऊं सीईटी के अंदर 72 सेकेंड्स होता है एंड इट्स अ वेरी फास्ट। तो आपको कुछ शॉर्टकट्स भी याद करने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ती है सीईटी के लिए। और टाइम को देख के स्पीड, जो प्रैक्टिस 2 साल तक कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो उनको वो शॉर्टकट्स भी अप्लाई करने जमेंगे और फिर ही वो पेपर सॉल्व हो सकता है। नहीं तो आप मैक्सिमम लोगों को देखोगे जो ये स्टेटमेंट देते हैं पेपर के बाद, पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं पूरा, 10 क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं था, बस टिक कर दी। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए इसका क्या इफेक्ट है। आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट सीईटी में टाइम का एक कंस्ट्रेंट ऐड होता है, तो ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एंड वी नीड टू फॉलो स्ट्रिक्टली स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि स्टेट कंडक्ट करती है सीईटी, तो हम स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे। ये अलग अलग बैचेस है, सीईटी की बैच अलग, ये बैचेस अलग। शुरुआत में कुछ कॉमन कंसेप्ट होते हैं जो बेसिक सभी को लगता है, बट सीईटी का प्रिपरेशन का मेथोडोलॉजी अलग होता है। आफ्टर एवरी टॉपिक अपने को बहुत 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 प्रैक्टिस करनी होगी। वो प्रैक्टिस करने के बाद आपके एमसीक्यूज में स्पीड बढ़ेगी। आपको शॉर्टकट सीखने पड़ते हैं जो डायरेक्टली आंसर्स कैसे लाए, बट वो जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे चाहते हैं वही सीख सकते हैं, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री।
11th के सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री के 4 टॉपिक्स है, बट सीईटी के सिलेबस में देखो तो आप उसमें से एक ही टॉपिक सीईटी में इंक्लूडेड है। बट मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है 12th में जिसमें ट्रिगो के वो फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन, दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। मैं एक मैथ्स का टीचर होने के बाद भी ये बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलाज बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, इमीडिएटली देखते ही स्ट्राइक करना पड़ेगा ये फॉर्मूला है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और टाइम कम होने के कारण अपने को प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए कुछ चीजें लर्न भी करनी पड़ेंगी। वी नीड टू मेमोराइज। डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से स्ट्राइक होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना चाहिए क्या स्टेप है, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन सीईटी में बहुत मेजर है मैथ्स में। फटाफट कुछ स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट अवे टिक 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 टिक। टाइम बचाना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे बीच बीच में जो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे, और टाइम को ध्यान में रख के प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने को बहुत डिटेलिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 11th के सिलेबस का हर एक टॉपिक 12th के सिलेबस को जो लगने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, even though it is included or it is not inclusive in CET, right? So I hope I'm very clear with CET part. आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स 2 लेवल पे काम करना होगा बेटा आपको। पहला, 12th के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। बोर्ड एग्जाम्स के लिए 12th के सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आता बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। जैसे 10th में 10th के सिलेबस पे बोर्ड्स दिए आपने, वैसे ही 12th में 12th के सिलेबस पे आपको बोर्ड्स देनी है। बोर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके आर्किटेक्चर के जो एग्जाम होती है नाटा, उसमें बोर्ड्स का डायरेक्टली परसेंटेज ऐड होता है, तो बोर्ड्स के मार्क्स विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन योर स्कोर ऑफ नाटा, वेरी मेजर रोल। तो आपके लिए बोर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ बोर्ड्स के लेवल पे सीखना होता है, सिर्फ बोर्ड्स टेक्स्ट बुक के लेवल पे सीखो। बट जैसे मैंने अभी सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए बताया, 11 12th के में भी 12th का भी अगर देखो लर्न भी करना है बोर्ड्स के लिए तो समझना तो पड़ेगा। तो 11th के टॉपिक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज दी होती है, उतना आपको मेजरली पढ़ना होता है, दैट इज अ मेजर पार्ट। उतना पढ़ लिए तो आपका मैक्सिमम बोर्ड्स का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बोर्ड्स के लेवल पे होगा, लेकिन मैथ्स आपको मेंस के लेवल पे सीखना होता है। सिर्फ आपको मैथ्स का बर्डन होता है ऐसे देखे तो, बट आपको ड्राइंग का भी बर्डन होता है, आपको थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का भी बर्डन होता है। मैं आपको बता दूं, आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, ये भी हम डीएफसी में आपको सिखाते हैं। तो नाटा के पेपर में आप जब जाओगे तो आपको 2 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन डीएफसी से मिलेगा। वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड वन इज योर मैथ्स। ड्राइंग का आपको क्लास दूसरा सेपरेट ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने डीएफसी में भी वो एक प्रोविजन रखा है कि बाय योर 12th वी विल बी स्टार्टिंग अप विद दैट, बट अभी मैं आपको ऐसा कुछ कमिट नहीं कर रहा हूँ, तो अभी आपको उसका क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। वो वीकली 2 टाइम्स 3 टाइम्स होता है, उसका प्रिपरेशन अलग होता है। ड्राइंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स का प्रिपरेशन नाटा जेई पेपर 2 का पूरा डीएफसी करा देगा, और सिर्फ बाकी जो ड्राइंग वाला पार्ट है उसके लिए आपको कोई क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। 12th में बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी पूरा डीएफसी आपका ध्यान रखेगा, फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैथ्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस भी ऑप्ट करते हो तो हम उसके लिए भी टीचर्स को, विजिटिंग फैकल्टीज है, कुछ टीचर्स है, वो भी आपको उसके लिए भी हम आपके टाइम टेबल में मैनेज करके देते हैं, राइट। ओवर टू यू प्रेम सर। मैंने सीईटी और आर्किटेक्चर का बता दिया, मैथ्स का पार्ट, और थोड़ा उसके एग्जाम्स का भी बताया है। अब आप आगे कंटिन्यू करिए प्लीज प्रेम सर। जी सर। ओके, सो थैंक यू सो मच चेतन सर। आप सब ने अभी तक चेतन सर से सुना मैथ्स के स्ट्रैटेजीज के बारे में, सीईटी और आर्किटेक्चर एग्जाम के बारे में। इससे पहले विवेक सर ने आप लोगों को केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के बारे में बताया, नीट और आईआईटी जैसी एग्जाम्स के बारे में बताया, ठीक है। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कई सारे स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के कि वो उनका चैट बॉक्स वाला जो फीचर है, वो अपने जो क्वेश्चंस है या जो अपने क्वेरीज है वो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले जब हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी के स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, आईआईटी के मैथ्स के स्ट्रैटेजीज जब श्रीकांत सर शेयर करेंगे, ठीक है, उस सब पार्ट जाने से पहले बस 1-2 मिनट के लिए अगर हम इस मीटिंग को यहाँ पे टेम्परली एंड करके रीजॉइन अगर करेंगे, ठीक है, तो आप सबके जो चैट बॉक्स को, जिन लोगों को इश्यूज आ रहे थे, वो आप फेस नहीं करोगे, और आप आपके चैट बॉक्स में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो पोस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बस आप लोग इस मीटिंग को यहाँ पे लीव करके तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आई विल मतलब एंड दिस एंड इमीडिएटली विल स्टार्ट अगेन,
ठीक है, सो आप स्टार्ट कर लीजिए। 2 मिनट का हम टाइम स्पैन रखेंगे टिल द टाइम सब ज्वाइन कर सके, ठीक है। ओके और ज्वाइन करते समय प्लीज नाम चेक कर लो, अपना नाम पूरा रहे वहां पर, नेम एंड सरनेम। व्हाइल यू ज्वाइन अगेन, अभी भी 5-6 लोग हैं जिनका नेम एंड सरनेम नहीं है, प्लीज आप ज्वाइन करें फिर एक बार। जी, ओके, सो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, मैं मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।